उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और आप लोग स्टडी के साथ आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मेरे स्कूल काफ़ी नज़दीक है जी। तो जितना ज़्यादा हो सके मेरे स्कूल आप रिवीजन कीजिए और स्टडी कीजिए जी। अभी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए जी? तो स्टडी से ज़्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देना होगा जी, मतलब पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा जी। तो आपका बायोलॉजी का चैप्टर 5 चल रहा था जी। आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा था मेरे स्कूल। इसमें आपका 3 क्लास हो चुका है। ये आपका मेरे स्कूल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का ये आपका लास्ट क्लास है जी। आज के क्लास में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका बहुत जल्द हम सिलेबस क्या करें जी? समाप्त करें मेरे स्कूल में। ये चैप्टर अगर आपका समाप्त हो जाता है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जी, तो हमें कितना क्लास और लेना होगा जी बायोलॉजी का चैप्टर को? मेरे सुनो, बायोलॉजी की जितना चैप्टर बचा हुआ है उसको समाप्त करने में जी, तो मैं कहूँगा 9 से 10 क्लास। कितना क्लास जी? 9 से 10 क्लास लेंगे और आपको बायोलॉजी का मेरे स्कूल में जितना भी चैप्टर बचा हुआ है सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। आपका 3 चैप्टर बचा हुआ है जी, 6, 7, 8 जी, समझ रहे हैं? तो इसको हम एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। इसको हम 5 क्लास लेंगे जी, इसको 2 क्लास लेंगे जी, समझ रहे हैं? तो मैं मेरे स्कूल हम आपको 9 से 10 क्लास कहें मेरे स्कूल कि 9 से 10 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा जी, लेकिन जोड़ने पर 8 क्लास होता है मेरे स्कूल। तो हम कोशिश करेंगे कि 8 क्लास में समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा तो 9 नहीं, 9 क्लास में या 10 क्लास में समाप्त हो जाएगा जी, समझ रहे हैं? तो आपका पूरा साइंस का सिलेबस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मेरे स्कूल हम कल की क्लास में कितने ग्रंथि के बारे में पढ़े थे जी? बताइए। कल के क्लास में हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में मेरे स्कूल कितने ग्रंथियों के बारे में पढ़े थे जी? तो कहिएगा मेरे स्कूल क्या आपने बताया था कि जो अंतःस्रावी मेरे स्कूल आप कहिएगा कि 9 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है जी। इसमें आपको हम 4 मेरे स्कूल 4 नहीं 5 ग्रंथि के बारे में पढ़ा चुके थे मेरे स्कूल, लेकिन आपको हम कहे थे कि मेरे स्कूल 4 ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे, समझ रहे? लेकिन मेरे स्कूल में हम पढ़ाए थे कितने ग्रंथि के बारे में जी? तो 5 ग्रंथि के बारे में हम पढ़ा चुके थे जी। तो कल हम उससे बोलने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ जी। कल के हम क्लास में 5 ग्रंथि के बारे में पूरे अच्छे तरीक़ा से डिटेल में चर्चा किए थे जी, लेकिन एक ग्रंथि जो आपको हम पढ़ाए थे उसके बारे में हम कुछ पॉइंट आज की क्लास में भी पढ़ाएंगे जी। जो आपको हम लास्ट में ग्रंथि पढ़ाए थे 5वां ग्रंथि जिसका नाम था जी थायराइड ग्रंथि जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आज की क्लास में हम मेनली रूप से 4 ग्रंथि के बारे में पढ़ना है और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। और इसके बाद जो आपका चैप्टर मेरे स्कूल शुरू होने वाला है जनन, इसमें आपको बहुत कुछ मेरे स्कूल सीखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हैं? आपके एग्जाम से लिए इम्पोर्टेंट तो है आपका चैप्टर जनन जी, लेकिन आपका लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका वो चैप्टर है जी, समझ रहे हैं? बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा जी, जो हर व्यक्ति के लाइफ में वे समय आता है जी, उस स्थिति से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम कल मेरे स्कूल थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाए थे जी, तो उसके बारे में कुछ और हम पॉइंट आपको पढ़ाते हैं जी। समझिए, यह सबसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जी, समझ रहे हैं? जो आपका मेरे स्कूल थायराइड जो ग्रंथि था, जो मेरे स्कूल अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या जी? सबसे बड़ी ग्रंथि है जी। यह मेरे स्कूल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है जी। पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो कहिएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का इसमें थायराइड खराब होता है उस व्यक्ति का शरीर मोटा हो जाता है जी। मतलब जिस व्यक्ति का अगर मेरे इसको जो ग्रंथि आपका जो थायराइड ग्रंथि है ये अगर खराब हो गया तो उसका शरीर मोटा हो जाएगा जी, समझिए? तो ये 3 पॉइंट हमें बताना था मेरे सुनो थायराइड ग्रंथि के बारे में जी। आपका टोटल जितना मुझे बताना था थायराइड ग्रंथि के बारे में हम पूरे पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं। अब आइए आज के हम स्कूल क्लास में नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे मेरे स्कूल, जिसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि। क्या नाम है जी? तो कहेगा पारा
थायराइड ग्रंथि आपका ग्रंथि नंबर 6 है जी, समझ रहे हैं। ये आपको ग्रंथि नंबर क्या है जी, 6 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए पारा थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका थायराइड ग्रंथि ने उसके पीछे पाया जाता है, उसके पीछे पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है, समझ रहे। और एकमात्र एक ऐसा ही ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि भी कंट्रोल नहीं करता है, मतलब ये किसको किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। तो पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि भी नियंत्रित नहीं करता है, तो कहिएगा पाराथायराइड ग्रंथि, समझ गए जी, बिल्कुल जी। तो इसे पीयूष ग्रंथि भी नियंत्रण नहीं करता है। आपको हम पढ़ाए थे जो पीयूष ग्रंथि है वे सभी ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन मात्र ग्रंथि है जिसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि, जिसको कंट्रोल नहीं करता है। आगे समझिए, इससे निकलने वाले हार्मोन मतलब इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है मेरे रक्त में क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है जी, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है जी, समझ रहे। मतलब इस हार्मोन से जो इस ग्रंथि जो हार्मोन इसको निकलता है वो मेरे रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा को करता है जी, नियंत्रित करता है जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे ये मेरे नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जी, इसका नाम है थाइमस ग्रंथि जी। क्या नाम है जी, तो कहेगा थाइमस ग्रंथि नाम है, थाइमस ग्रंथि नाम है जी। क्या नाम है जी, तो कहेगा थाइमस ग्रंथि नाम है जी। तो इस ग्रंथि के बारे में हम समझते हैं। ये जो ग्रंथि है ना मेरे यहाँ तक जो हम पढ़ रहे थे ग्रंथि के बारे में, ये ग्रंथि हमारा कहाँ पाया जा रहा था जी, तो कहेगा ये हमारे ग्रंथि जो है ये हमें कहाँ पाया जा रहा था जी, बताइए। तो ये गले में ये सभी ग्रंथियाँ पाया जाता है जी। कहाँ पाया जाता है जी, तो कहेगा गले में, समझ रहे हैं। अब आइए गले से नीचे मेरे छाती पर अब ग्रंथियाँ जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जी। और एक ग्रंथि आपका होता है कहाँ जी, तो ब्रिक के जो आपका किडनी होता है उसके ऊपर होता है जी, और एक आपका होता है मूत्र मार्ग में, समझिए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। तो हमारा मेरे चार जगह मेरे हमारा ग्रंथि होता है जी, ठीक है। पहला सिर में, मतलब हमारा दिमाग में मेरे मस्तिष्क में हमारा 3 ग्रंथि होता है जी। गले में हमारा कितना ग्रंथि होता है जी, तो कहेगा यहाँ भी हमारा 3 ग्रंथि होता है। यहाँ भी कितने ग्रंथि होते हैं, तो कहेगा 3 ग्रंथि। एक ग्रंथि हमारा होता है कहाँ जी, तो कहेगा छाती पर, और फिर एक होता है हमारा किडनी के ऊपर, और एक हमारा होता है मूत्र मार्ग में, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मतलब 3 में 5 जगह हमारा ग्रंथि पाया जाता है मेरे समझिए मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से। टोटल 9 जो ग्रंथियाँ मेरे प्रमुख जो आपका अंतःस्रावी मेरे प्रमुख आपका 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो आपका 5 जगह में पाया जाता है, ठीक है। अब समझिए मेरे आगे मेरे थाइमस ग्रंथि के बारे में समझिए जी। तो यह छाती में पाया जाता है जी, ठीक है। मेरे पाया जाता है जी मेरे वक्ष गुहा में जी, ठीक है, वक्ष मेरे गुहा में जी, समझ रहे हैं। छाती कहना मतलब क्या जी, वक्ष गुहा में जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। अब मेरे नेक्स्ट समझिए, इसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइड पाया जाता है जी। जो ये ग्रंथि है ना, इसमें आपका प्रोटीन और लिम्फोसाइड पाया जाता है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा निम्न में से कौन ग्रंथि में लिम्फोसाइड और प्रोटीन पाया जाता है, तो कहिएगा क्या जी, तो थाइमस ग्रंथि में। नेक्स्ट समझिए, प्रोटीन आपको ऊर्जावान रखता है जी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना होगा जी। अगर आपका शरीर में ज़्यादा प्रोटीन है तो आपका शरीर में क्या जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी है जी। मेरे बात को ध्यान से गौर से समझिए जी।
अगर आपका शरीर में ज़्यादा प्रोटीन है तो आपका मेरे सुनो आपको आप मेरे सुनो जब अगर आपका शरीर में ज़्यादा प्रोटीन है जी, प्रोटीन की मात्रा आपका ज़्यादा है शरीर में, समझ रहे जी, तो आपके पास क्या जी, पूरा फुल एनर्जी है जी। मतलब आपके पास मेरे सुनो शरीर में आपका शरीर में क्या जी, ज़्यादा एनर्जी होगा जी। अब मैं समझाता हूँ, इसको समझिए जी। मेरे सुनो आप देखे होंगे जो 15 वर्ष से कम उम्र का मेरे सुनो बच्चा होता है, वो दिन भर खेलता है तो पर भी मेरे सुनो वे जल्दी नहीं थकता है जी। थकता है जी, नहीं थकता है। क्यों नहीं थकता मेरे सुनो? क्योंकि जो जो मेरे सुनो 15 वर्ष के जो मेरे सुनो उम्र से कम का जो बच्चा होता है मेरे सुनो, उसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है उसका शरीर में जी, तो उसके शरीर में ज़्यादा ऊर्जा होता है जी, ठीक है जी, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है जी। इसकी वजह से वो जल्दी नहीं थकेगा जी, जल्दी नहीं थकेगा, दिन भर खेलते रहता है। तो ऊपर भी क्या होता है मेरे सुनो, वे एकदम जाकर लास्ट में थकेगा जी। लास्ट में कब जब खेल उल के खाना वाना खा लेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि थका या नहीं। लेकिन खेलते समय उसको कुछ भी इसको थकान का महसूस नहीं होता है जी, क्योंकि उसके शरीर में ज़्यादा ये ग्रंथि है ना, तो ये ग्रंथि आपका इसको 15 वर्ष तक क्या करता है जी, अपना कार्य में इसको ये कार्य करता है जी, समझ रहे। तो क्या होता है, बच्चा के शरीर में ज़्यादा हार्मोन मेरे इसको ज़्यादा प्रोटीन होता है जी, तो उसके शरीर में ज़्यादा एनर्जी होता है जी। आई समझिए। अब मेरे इसको समझिए, लिम्फोसाइट बीमारी से लड़ने में मदद करता है जी। जो हमारा ये ग्रंथि है ना जी, जो लिम्फोसाइट बीमारी से लड़ने में क्या करता है जी, मदद करता है जी। आगे समझिए जी, यह ग्रंथि मेरे इसको सामान्य मेरे सुनो सॉरी जी, यहाँ पर थोड़ा हमें लगा मिस्टेक हो चुका है जी। मेरे इसको आपको बताया ना कि जो ये ग्रंथि है 15 वर्ष तक ही क्या करता है जी, कार्य करता है जी। 15 वर्ष तक ही क्या करता है मेरे इसको, ये कार्य करता है जी। ये जो ग्रंथि है मेरे इसको सामान्य है, क्या करता है जी, 15 वर्ष तक ही कार्य करता है जी, समझ रहे। कौन ग्रंथि जी, तो जो ये थाइमस ग्रंथि है ये मेरे इसको सामान्य 15 वर्ष तक क्या करता है जी, तक ही कार्य करता है जी। समझ रहे मेरी बात को? मेरी बात को क्या आप समझ रहे हैं जी? थोड़ा सा हमें लग रहा है कहीं पर मिस्टेक है जी, हम देख लेता हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल सही है जी, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है जी। तो सामान्य है ये मेरे स्कूल 15 वर्ष तक ही क्या करता है जी, कार्य करता है मेरे स्कूल आपका थाइमस ग्रंथि जी। तो क्या आप थाइमस ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, दोनों ग्रंथि के बारे में आपको हम जो समझाएं कि आप समझ गए? यहाँ से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो बता सकते हैं बिल्कुल जी। मैं अगर बोलूँ मेरे स्कूल अपना, मैं मेरे स्कूल मैं अपने दिल से हृदय से बोलता हूँ कि हमें ऐसे लिख कर पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप कहिएगा क्यों पढ़ा रहे, तो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है जी। क्या जी, सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, इसकी वजह से हम लिख कर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा क्या करेंगे जी, टॉपिक को पढ़ा पाएंगे जी। लेकिन मेरे स्कूल ये आपका जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को लिखना ही पड़ता है जी, क्योंकि ये सभी पॉइंट याद करने वाला है जी। अगर आप खुद से लिख कर पढ़ाइएगा तो जो पॉइंट आपका याद करने वाला होगा उसमें से 1 या 2 पॉइंट आप मिक्स कीजिएगा। सॉरी, आप उस मेरे स्कूल अगर किसी के बारे में आप मेरे स्कूल बता रहे हैं, याद करने वाला पॉइंट किसी के बारे में लिख रहे हैं जी, बता रहे हैं, तो उसमें से आप 1-2 पॉइंट छोड़ दीजिएगा जी, क्योंकि आपको हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं जी, समझ रहे हैं। हर चीज़ आपसे याद नहीं रह सकता है। हाँ, धीरे धीरे इसी चीज़ को अगर हम आप देखते हैं, जो टीचर 10 साल पढ़ा लेता है ना, उसको हर चीज़ याद रहता है। क्यों याद रहता है जी? ये कई बात पर गौर किए हैं कि जो एक टीचर होता है 10 साल पढ़ाता है उसको हर चीज़ याद रहता है, लेकिन एक स्टूडेंट अगर 1 साल पढ़ेगा तो उसको हर चीज़ नहीं याद रहेगा। क्यों नहीं रहता है जी? क्योंकि जो 10 बार अगर कोर्स कंप्लीट किया है तो उसको 30 बार पढ़ा होगा, 20 बार पढ़ा होगा, लेकिन स्टूडेंट एक बार भी तो सूझ से क्या पढ़ता है जी? नहीं पढ़ता है, इसलिए उसको चीज़ें याद नहीं रखता है। जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा उतना आपको दिन तक याद रहेंगे जी। तो ये दोनों मेरे स्कूल ग्रंथि के बारे में आप समझ गए ना, ग्रंथि के बारे में हम जितना आपको समझाए कि आप समझ गए सारे पॉइंट को जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे स्कूल, लेकिन आपको बताना है कि कितना आपको
समझ में आया जी। अब हम नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में आपको हम अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हम आपको 2 ग्रंथि के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये आओ मेरे स्कूल में 2 ग्रंथि के बारे में पढ़ाना है और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से और सीधा तरीके से समझिएगा जी। हमारा अग्न्याशय की मेरे स्कूल लैंगर हेंस की लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं ग्रंथि। समझ रहे? अग्न्याशय के लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं ग्रंथि जी। ठीक है जी। अग्न्याशय के लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं ग्रंथि जी। तो समझिएगा मेरे स्कूल इस ग्रंथि के बारे में जी। तो इस ग्रंथि से मेरे स्कूल आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जी। पूछा जाए कि किस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जी, मतलब निकलता है जी। तो कहिएगा आप मेरे स्कूल कौन सा ग्रंथि जी? तो आप देख सकते हैं कौन ग्रंथि है जी। समझ गए? इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है जी। मेरे स्कूल जी इससे ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है मेरे स्कूल वो रक्त में क्या करता है जी? रक्त में ये मेरे स्कूल ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है जी। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन हार्मोन, किससे हार्मोन निकलने वाला करता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल इसी ग्रंथि से। आगे समझिए, यदि इससे हार्मोन कम निकलने सॉरी मेरे स्कूल इससे अगर कम हार्मोन निकलने लगा, कम हार्मोन मेरे स्कूल निकले, ठीक है जी, ठीक लिखा हुआ था। इससे अगर कम हार्मोन निकले मेरे स्कूल तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर मीठा खाने के लिए कहता है या इंसुलिन की सुई लेने का सलाह मेरे स्कूल देता है जी। समझ गए? क्या आप समझ गए? अगर मेरे स्कूल इससे क्या हो जी, कम हार्मोन निकले, इस ग्रंथि से अगर कम हार्मोन निकलने लगा मेरे स्कूल तो क्या होगा जी? मधुमेह रोग हो जाएगा। और मधुमेह रोग हो जाएगा तो ऐसा स्थिति में डॉक्टर हमें मीठा खाने के लिए या इंसुलिन की सुई लेने का करता है मेरे को सलाह देता है कि आप मीठा खाइए या तो इंसुलिन की सुई ले लीजिए। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए जी। तो इस ग्रंथि के बारे में आप मेरे स्कूल समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, बेहतर ढंग से जी। अब आइए हमारा लास्ट ग्रंथि है जिसका नाम है जनन ग्रंथि जी। अब आपको हम जनन क्या होता है इसके बारे में पूरा अच्छे तरीक़ा से आपको एक चैप्टर का ही नाम है मेरे स्कूल हम पढ़ाएंगे जी। 6 नंबर चैप्टर आपका है मेरे स्कूल जनन जी। फिलहाल में समझिए जनन ग्रंथि। तो मेरे स्कूल पुरुष में जनन ग्रंथि आपका ऐसा होता है जी। समझ गए? और मेरे स्कूल इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जनन चैप्टर में। समझ रहे हैं? और महिला का मेरे स्कूल जनन ग्रंथि इस तरह से होता है। ये आपका पुरुष का जनन ग्रंथि का फिगर है, ये आपका महिला का जनन ग्रंथि का फिगर है जी। इसमें शुक्राणु होता है जी। जो महिला का जो पुरुष का जनन ग्रंथि होता है उसमें क्या होता है जी? शुक्राणु होता है। और महिला का जो जनन ग्रंथि उसमें क्या होता है जी? अंडाणु होता है जी। क्या होता है जी? अंडाणु होता है जी। अब समझिए जो शुक्राणु से क्या निकलता है जी? तो कहेगा एंड्रोजेन निकलता है जी। क्या निकलता है जी? एंड्रोजेन निकलता है। शुक्राणु से हमारा क्या निकलता है? एंड्रोजेन निकलता है जी। पूछा जाएगा सबसे प्रमुख एंड्रोजेन मेरे क्या है जी? तो टेस्टेस्टेरोन सबसे प्रमुख मेरे एंड्रोजेन, सबसे प्रमुख एंड्रोजोन कौन है जी? तो कहेगा टेस्टेस्टेरोन टेस्टेस्टेरोन समझ जी। ये सबसे प्रमुख आपका क्या जी? एंड्रोजेन है जी। और मेरे स्कूल में जो एंड्रोजेन है ना, जो क्या करता है जी? इसको बच्चे को जन्म देने में क्या करता है जी? मदद करता है जी। क्या करता है जी? तो बच्चे को जन्म देने में मदद करता है जी। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। तो अंडाणु में आपको मेरे तीन हार्मोन पाए जाते हैं। कितने हार्मोन जी? तो 3 हार्मोन पाया जाता है जी। पहला इसमें एस्ट्रोजेन, दूसरा प्रोजेस्टोन, पहला क्या जी? एस्ट्रोजेन, दूसरा है प्रोजेस्टोन और तीसरा है जी मेरे
क्या जी, रिलेक्सिन, क्या नाम है जी, सॉरी जी, रिलेक्सिन, क्या जी, रिलेक्सिन है जी। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन आपका अंडाणु में पाया जाता है जी। पहला का नाम है इसको एस्ट्रोजन जो क्या करता है जी, बच्चे को जन्म देने में मदद करता है जी। जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है हमारा अंडाणु में, फिर इसको महिला के जो अंडाणु में, ठीक है जी, ये बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन समझिए, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ करना जी। दूसरा हार्मोन का नाम क्या है जी, तो प्रोजेस्टोन है जी। जो क्या करता है जी, ये मेरे सुनो क्या करता है जी, तो ये मेरे सुनो दुग्ध निकलने में मदद करता है जी। जो मेरे सुनो महिलाएं के स्तंभ से क्या निकलता है मेरे सुनो, जो निकलता है अब मेरे सुनो दुग्ध, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दूध। अब भली भांति जानते हैं ये बात कि स्तन दोनों में होता है जी, पुरुष में भी महिला में भी, लेकिन मेरे सुनो पुरुष में दूध स्तन से नहीं निकलता है जी, लेकिन महिला के स्तन से निकलता है जी। जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। तो मेरे सुनो यही आपको हार्मोन की वजह से क्या होता है जी, दूध निकलता है जी स्तन से जी। कौन हार्मोन की वजह से जी, तो प्रोजेस्टोन हार्मोन की वजह से स्तन से दूध का स्राव होता है मेरे सुनो। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। तो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जी। अब मेरे सुनो शुक्राणु की वजह से क्या होता है जी, मेरे सुनो अब मैं बात समझाता हूँ। अब देखिएगा आज का ऐसा स्थिति कि 10 साल का लड़का है या मेरे सुनो 12 साल का है, वो एक किसी लड़की से क्या वजह संबंध बनाएंगे होगा, समझ रहे, बिल्कुल जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गए जी। अब जब मेरे स्कूल 5 साल बाद 10 साल बाद देखेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे स्कूल देखने के लिए आपको मिलेगा जी। लेकिन अब ऐसा आपको देखने के लिए मतलब मेरे स्कूल एक लिंग दूसरे लिंग के और क्या हो रहा है जी, आकर्षित हो रहा है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मैं आपको एक पॉइंट लिखता हूँ, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पॉइंट लिखता हूँ जी। मेरे स्कूल जो ये आपका मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे स्कूल आपका शुक्राणु की वजह से क्या होता है जी, शुक्राणु की वजह से इसको युवना युवना अवस्था में युवना अवस्था में युवना अवस्था में इसको युवना अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है जी। शारीरिक परिवर्तन होता है जी। शारीरिक परिवर्तन होता है किसकी वजह से जी, तो कहेगा अंडाणु सॉरी शुक्राणु की वजह से मेरे सुनो पुरुष में मेरे सुनो पुरुष में मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो यौवना अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है जी। समझ गए। अगर पूछा जाए कि पुरुष में किसके वजह से यौवना अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है तो कहिएगा शुक्राणु की वजह से जी। समझ रहे, शुक्राणु के वजह से जी। मतलब अगर एक लड़का किसी लड़की से संबंध बना रहा है तो किसकी वजह से जी, तो शुक्राणु की वजह से। समझिए, अब समझिए जो मेरे स्कूल महिला, ठीक है जी, तो इसमें मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे स्कूल अगर महिला के योग मेरे स्कूल योगुना मेरे स्कूल योगुना अवस्था में शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है जी, तो अंडाणु की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप पूरा बात को लिख लीजिएगा जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे स्कूल युवना मेरे स्कूल अंडाणु
अंडाणु के वजह से मेरे सुनो युवना अवस्था में शारीरिक परिवर्तन मेरे सुनो शारीरिक परिवर्तन होता है जी। शारीरिक परिवर्तन होता है जी। समझ गए जी, पुरुष में महिला में किसकी वजह से मेरे सुनो युवना अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है जी। तो क्या बिल्कुल हम समझ चुके हैं हर एक चीज को। अब समझिए, जो इस मेरे सुनो ग्रंथि है, इसकी वजह से क्या होता है जी, इस ग्रंथि से मेरे सुनो निकलने वाला हार्मोन क्या कहता है जी, संतान को जन्म देने में क्या करता है जी, मदद करता है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए, जो इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जी, जो संतान को जन्म देने में क्या करता है जी, मदद करता है जी। आप देखे होंगे कि जो एक बच्चा होता है उसका आवाज़ और मेरे स्कूल बच्चा का आवाज़ होता है, और फिर जो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसका आवाज़ में बिल्कुल चेंज आप देखिएगा जी। समझ रहे हैं, उसके धीरे धीरे आवाज़ क्या होगा जी, मोटा होता जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये कैसे होता है जी, तो मेरे स्कूल इसी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन के वजह से मेरे स्कूल क्या होता है जी, मेरे स्कूल इसी हार्मोन की वजह से, मतलब इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है, इसी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में मेरे स्कूल क्या होता है, कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताएं कि मेरे स्कूल आवाज़ का मेरे स्कूल भारीपन होना, मतलब आवाज़ क्या होगा जी, धीरे धीरे मोटा हो जाएगा जी। फिर शरीर के गुप्त अंगों में बाल का आ जाना। ठीक है जी, बाल का होना जी, बाल का हो जाना। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है जी, तो बाल का होना। समझिए मेरे स्कूल कि जब ये ग्रंथि है ना, इससे जब हार्मोन निकलता है, ठीक है जी, तो इसी हार्मोन की वजह से मेरे स्कूल शरीर में कई परिवर्तन, इसमें कई तरह के बदलाव होते हैं। कई तरह क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। ठीक है जी, इसी हार्मोन की वजह से शरीर में कई तरह के होते हैं, बदलाव होते हैं। जैसे आपको बताएं कि आवाज़ का भारीपन होना जी। दूसरा, जो हमारा मेरे सुनो गुप्त अंग है, ठीक है जी, उसमें क्या रहती है, बाल आ जाता है। ठीक है जी, तो गुप्त अंगों में बाल का आना। तो ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त जी। ये आपका चैप्टर क्या होगा जी, समाप्त हो गया जी। आपको उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर को आपको मेरे सुनो 100% हर एक चीज़ को समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा जी। अगर मैं इस चैप्टर को चाहता मेरे सुनो तो 3 क्लास में हम समाप्त करते सकते थे, लेकिन हम क्लास को आपको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा किए कि आपका एक 4 क्लास लेना पड़ा जी। समझ रहे हैं, हम हर एक चीज़ को आपको हम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। हम अपना 100% आपको दे रहे हैं समझाने में जी, लेकिन अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना परसेंट दे रहे हैं समझने में जी। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया जी। अब इससे मेरे सुनो सारे सवाल बनेंगे जी। मेरे सुनो जो भी सवाल पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, सारे सवाल बनेंगे। समझ रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे जी। लेकिन मेरे सुनो इसमें हम कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराएंगे, तब बनेगा मेरे सुनो आपसे। समझ रहे हैं, बनेगा, लेकिन कुछ आपसे सवाल मेरे सुनो सब्जेक्टिव का नहीं बनेगा इस चैप्टर से जी, क्योंकि हमको कराना पड़ेगा जी। पढ़ा दिए तो हम सब कुछ, लेकिन वो आप क्वेश्चन देखे नहीं, आप मेरे स्कूल हम इस चैप्टर में आपको दिखे मेरे स्कूल लिख कर पढ़ाई नहीं मेरे स्कूल, तो क्या आप बिना दिखे हुए किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो नहीं। टॉपिक अगर आपको क्लियर है, लेकिन इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं अगर ये पता नहीं हो, तो आप कभी भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ प्रश्न पढ़ाना होगा, तब जाकर आप इस मेरे स्कूल सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा जी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूलों कि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे। और इस चैप्टर में मेरे स्कूलों बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, जो अपने अपने जीवन में मेरे स्कूलों आपको देखने के लिए मिलेगा जी। तो क्लास को शुरू से अंत देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट चैप्टर में।